हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए। कह सकते हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो कंपटीशन में बैठते हैं, उनके लिए एक कहते हैं दैत्य बना हो, राक्षस बना हुआ है। उस राक्षस से निपटने के लिए आपके लिए एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या कह सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं कि जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट के पितामह कह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आज, अगर आप समझ पा रहे हो, एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट है ना, जो हर दिन नया आता है, हर दिन नया चलता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और जितने भी कंपटीशन एरिया के जो भी सेक्टर हैं, जहाँ पर भी जीके आता है वहाँ पर ये जरूर आता है। इसके बिना आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ करंट अफेयर की। किसकी बात कर रहे हैं? करंट अफेयर्स की। और आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 2025 के करंट अफेयर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, देखते हैं क्या है आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, है ना, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म है ना, वो भी आपको बताएंगे। और इनकी डेथ 6 दिसंबर है ना, 6 दिसंबर 1956 को हुई है। इनके जिस दिन डेथ एनिवर्सरी है, उस दिन हम इनको महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में अपनाते हैं। ये महापरिनिर्वाण दिवस है क्या, इसको भी समझाएंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि जो 17 महापरिनिर्वाण दिवस है, उसको हम मना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रेरणा स्थल के द्वारा, उसके द्वारा प्रेरणा स्थल पर जो कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो टर्म है महाजनपद या जो महापरिनिर्वाण, ये आया कहाँ से है? जो वर्ड महापरिनिर्वाण है एस्पेरेंट्स, ये बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म से, है ना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेट करता है। क्योंकि जब आपने अपनी हिस्ट्री की क्लास की होंगी तो वहाँ पर ये देखा होगा महापरिनिर्वाण दिवस, है ना, या कैवल्य, तो ये दोनों अलग अलग धर्मों से रिलेट करते हैं। जैसे बताया जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि मैं जन्म तो हिंदू के रूप में हो गया है, लेकिन मेरी जो डेथ होगी या जो मेरी जो मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा व्याप्ति, जो भेदभाव था, जो अनटचेबिलिटी था, उससे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एकदम से त्रस्त हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो इसलिए उन्होंने कहा बाद में कि मैं बुद्धिस्ट धर्म अपनाता, मतलब बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म एक हिंदू फैमिली में या मतलब एक हिंदू के रूप में हुआ था, लेकिन उनकी डेथ जो होती है वो बौद्ध धर्म के रूप में होती है, बुद्धिस्ट के रूप में होती है। आगे बात करते हैं इसके, कुछ और बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या एम्पावरमेंट्स और इनिशिएटिव्स लिए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। जैसे अगर हम बात करते हैं, जब भारत का संविधान बन रहा था तो वहाँ पर आर्टिकल्स की कुछ बात की गई है। तो जैसे जो एडवोकेटेड अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5, जो 15 क्लॉज 5 है वो बात करता है एजुकेशन में रिजर्वेशन की। किसकी बात करता है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन की बात करता है। और जो 16 क्लॉज 4 है ये बात करता है रिजर्वेशन इन जॉब्स, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है एस्पिरेंट्स। और आर्टिकल 334 है ना, 334, ये किसकी बात करता है? ये बात करता है एस्पिरेंट पॉलिटिक्स की, है ना, पॉलिटिक्स में, राजनीति में रिजर्वेशन। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 334। अब उसके बाद करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में इसको स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो एजुकेशन है और जो सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उनको करना। मतलब सोशो अपलिफ्टमेंट करना और एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट करना और इकोनॉमिक
अपलिफ्टमेंट करना। इन्होंने एक न्यूज़पेपर का वही स्थापना की थी जिसका नाम है मूक नायक। कौन सा? मूक नायक, मतलब लीडर ऑफ द साइलेंट, लीडर ऑफ द साइलेंट। इन्होंने कुछ अलग कुछ मेजर मूवमेंट्स भी किए हैं, जैसे एक मूवमेंट आपने सुना होगा हिस्ट्री में, महाड़ सत्याग्रह। कहां पर? महाड़ सत्याग्रह। ये किया गया 1927 में। महाड़ सत्याग्रह स्टार्ट कहां किया गया? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये है कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया जाता है। और एक चापदार तालाब थी, चापदार टेल, है ना, चापदार टेल। चापदार तालाब पर लोग पानी नहीं पीने जा रहे थे, तो इक्वल एक्सेस किया था इन्होंने कि सभी लोगों को यहां पर जाना है। मतलब जो SC ST के लोग थे उन लोगों को वहां पर पानी नहीं भरने दिया जा रहा था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वहां पर एक महाड़ सत्याग्रह चलाया 1927 में। कहां पर? महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर एक चापदार टेल है, वहां पर इसको स्टार्ट किया था। फिर दूसरा इन्होंने मूवमेंट किया कलाराम टेम्पल में 1934। कलाराम टेम्पल में क्या था? यहां पर कास्ट के आधार पर मंदिर में पूजा के लिए एंट्री नहीं दी जा रही थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए एक मूवमेंट चलाया और 1930 में नासिक में, इसको नासिक सत्याग्रह भी इसलिए कहते हैं, टेम्पल का नाम है कलाराम टेम्पल एंट्री। ठीक है। उसके बाद एक और इन्होंने सत्याग्रह किया, पूना पैक्ट 1934। इन्होंने क्या किया? रिप्लेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट्स फॉर दलित। उनके लिए रिजर्व सीट की बात की गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनका रोल था उसकी बात करते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी कहा जाता है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मॉडर्न मैन भी कहा जाता है। यह भी याद रखना, क्या कहा जाता है? मॉडर्न मैन भी बोला जाता है। ठीक। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। डन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको बोला जाता है। किसको? BR अम्बेडकर को। ठीक। तो इनको जब 1947 में ये कमेटी बनाई गई तो इनको काम दिया गया था कि जो हमारा संविधान बनेगा इसको ड्राफ्ट करना, इसको जो पहला चैप्टर क्या रहेगा, दूसरा चैप्टर क्या रहेगा, मतलब उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करना। इन्होंने 2 रिपोर्ट दिया था, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। और 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949, है ना, 26 नवंबर 1949। इस दिन भारत के संविधान के 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था। मतलब पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, पूरा संविधान इंप्लीमेंट कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। फिर और बात करते हैं, इनके की कंट्रीब्यूशन दिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो भारत संविधान के पार्ट 3 में रखे हुए हैं, जो दिखाते हैं इक्वलिटी को और एंटी डिस्क्रिमिनेशन को, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 क्या कहता है? मैंने अभी बताया आपको रिजर्वेशन की बात, है ना, रिजर्वेशन इन एजुकेशन। और इसमें लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, पैलेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डन। और आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी। जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उसके लिए प्रतिबंध करता है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? पकड़ा जाएगा, मतलब दंड दिया जाएगा। फिर उसके बाद भारत के संविधान में एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कहा है। क्या कहा है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ये क्या कहता है? ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है? पावर देता है कि व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है ना, मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो अगर आर्टिकल 32 ना होगा, जैसे मैंने बताया आपको आर्टिकल 32 में क्या लिखा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में लिखा गया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ केस लेकर आया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो रिट जारी करे, है ना। तो रिट क्या होता है? रिट होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट, है ना, ये ऑर्डर ऑफ जुडिशरी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? एक नया टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट के बारे में, कि हैंडीक्राफ्ट अवार्ड 2025 दिए गए हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन 9 दिसंबर को दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक जानकारी ग्रहण करते हैं। जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो क्या कहती है? हैंडीक्राफ्ट अवार्ड फॉर 2023-24 ऑन 9 दिसंबर 25 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। और ये इंक्रिप्शंस जो थी 1965 से स्टार्ट किए गए हैं, 1965 से स्टार्ट किए गए हैं। और एक और अवार्ड है शिल्प गुरु अवार्ड, है ना, जिसको इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 2002 में इसको लाया गया। और ये दिखाता है जो हाईएस्ट रिकॉग्निशन है इन द इंडियाज हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, उन लोगों को ये दिया जाता है या उस सेक्टर को ये दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो एवरी ईयर इन द दिसंबर मंथ ऑन 8 to 14, 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक भारत में हर साल नेशनल हैंडीक्राफ्ट वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको याद रखना, कब से मनाया जाता है पेरेंट्स? 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, ईच एंड एवरी ईयर, है ना, हर साल। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की। एक और नया टॉपिक क्या है कि जो भारत का नेवी है उसका जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड, उसने ऐड किए हैं अपने 2 वॉरशिप, अपने 2 वॉरशिप। इन 2 वॉरशिप का नाम क्या है इनको भी देख लेंगे। ठीक है, जो ईएनसी है, जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, उसके जो फ्लैग ऑफिसर हैं, कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल, नाम क्या है उनका? संजय भल्ला। संजय भल्ला जी ने अनाउंसमेंट किया है कि हम जनवरी 2026 में जो ईस्टर्न ईएनसी है उसमें 2 नए हम कह लेंगे वॉरशिप लाने वाले हैं। दोनों का नाम क्या है? एक का नाम है तारागिरी और दूसरा का नाम है अंजदीप। तारागिरी क्या है? ये एक नीलगिरी की क्लास है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, ये गाइडेड एक मिसाइल है। जबकि अंजदीप क्या है? ये सबमरीन वाटर, शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो शैलो वाटर में काम कर सकता है। तो ये याद रखना, ये एक क्राफ्ट है, वाटर क्राफ्ट है, और ये क्या है? ये एक गाइडेड मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अभी जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है हरिमऊ शक्ति, है ना, नाम याद रखें, हरिमऊ शक्ति। ये होता कौन कौन से देशों के बीच है? 2 देशों के बीच होता है, एक तो इंडिया के बीच और दूसरा मलेशिया के बीच। एक तो भारत शामिल होता है यार इसमें, और एक मलेशिया होता है। और ये अभी जो हुआ है ये 5th एडिशन हुआ है, और ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये याद रखना, है ना। और ये हुई कहाँ पर है? अभी ये हुई है डेजर्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के मरुस्थल में ये हुई है। ये 5वां एडिशन है जिसमें इंडिया और मलेशिया भाग लेते हैं, और ये मिलिट्री की ट्रेनिंग, इतना याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, ये जो 5th एडिशन है ये चलने वाला है 18 दिसंबर तक। कब तक रहने वाला है? 18 दिसंबर तक ये चलने वाला है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने कहा है कि इस एक्सरसाइज का जो ऑब्जेक्टिव्स है
वो क्या है, जो यूनाइटेड नेशन के चैप्टर 7 में लिखे हुए हैं उनको फुलफिल करने का है। जैसे जॉइंट रिहर्सल कंडक्ट कराती है, सब कन्वेंशनल ऑपरेशन कराते हैं, उसमें बात करते हैं। फिर आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने फिर से कहा है कि ये बोथ साइड्स विद रिहर्स ड्रिल्स टू द सिक्योर हेलीपैड्स एंड अंडरटेक्स कैजुअलिटी इवैक्यूएशन ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म, की अपराध जो काउंटर अपराध जो अपराधों हैं, जो आतंकवाद है उसको काउंटर करने के लिए ये आपस में क्या करेंगे, हेलीपैड को साझा कर लेंगे, और अगर कभी कोई कैजुअली इवैक्यूएशन होता है तो उस दौरान भी आपस में साझी करेंगे। अब बात करते हैं, चलो ये तो 5th वाला हो गया कि 5th वाला इंडिया में हो रहा है, लेकिन जो 4th एडिशन इसका हुआ था वो मलेशिया में ही हुआ था, है ना, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मिलिट्री कहाँ पर हुआ था, मलेशिया में ही हुआ था। मलेशिया के कहाँ पर, वेंटोंग कैंप में। कहाँ पर, वेंटोंग कैंप में, जो कि पहांग डिस्ट्रिक्ट में है मलेशिया के। ठीक, याद रखना, हुआ कहाँ पर, पहांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ, सॉरी बेटोंग कैंप में हुआ, जो पहांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और मलेशिया में। इतना सा याद रखना कि जो 4th एडिशन है वो मलेशिया में हुआ, और जो है हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और जो इसका 5th एडिशन हो रहा है अभी वो राजस्थान के डेजर्ट में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर से नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पाकिस्तान के जो फॉर्मली अपॉइंट्स किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनका नाम क्या है, पाकिस्तान के जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है, असीम मुनीर। क्या नाम है, असीम मुनीर। जो असीम मुनीर है उनका जन्म 1968 में, 1968 में कहाँ हुआ, रावलपिंडी में। कहां पर हुआ, रावलपिंडी, पाकिस्तान। कहां पर हुआ, रावलपिंडी, पाकिस्तान में हुआ। देश का बंटवारा हुआ तो रावलपिंडी में ये पाकिस्तान चले गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है, सीडीएस है ना, सीडीएस है, सीडीएफ है। ठीक, लेकिन ये 11th नंबर के क्या है, 11th नंबर के हैं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COSA। तो ये याद रखना, जो असीम मुनीर हैं इनको पहला फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया है पाकिस्तान ने, लेकिन उससे पहले ये 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लिख देता हूं, जन्म 1968 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। अब बात करते हैं, आगे स्लाइड पर चलते हैं। न्यूज एट 9 है ना, रशिया के प्रेसिडेंट आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि कहां पर आए हुए हैं, इंडिया में आए हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन का। जो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो स्टेट इंडिया विजिट किए हैं फॉर 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए, जो हो रहा है अभी कहां पर एस्पायरेंट्स, दिल्ली में। कहां पर हुआ है, दिल्ली में ये अभी हुआ है, राष्ट्रपति भवन में, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनके साथ क्या किए, बात की है। अब बात करते हैं जो हमारे रशिया के साथ में जो बैकग्राउंड रहा है उसकी बात करते हैं। जैसे वर्ष था 2000 है ना, ईयर था 2000, जब इंडिया पर सैंक्शन लगाया हुआ था पूरे वेस्ट ने, क्योंकि इंडिया ने पोखरण सेकंड टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट जो था वो कर लिया था। तो रशिया ने रिकवरिंग करने के लिए, और उधर सोवियत संघ कोलैप्स भी हुआ था, तो रशिया हमारे साथ क्या किया था, सहायता किया था। अब बात करते हैं पोखरण की, तो पोखरण 1 कब हुआ था और पोखरण 2 कब हुआ था, आप बताएं जल्दी से कमेंट में। पोखरण फर्स्ट जो हुआ था एस्पायरेंट्स वो 1974 में हुआ था। कब हुआ, 1974 में। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, आपको पता ही होगा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका क्या था, थीम था। ये तो हो गया पोखरण 1 की बात। अब ये मई में हुआ था, है ना, मई लिख देता हूं, मई में।
और जो पोखरण दूसरा हुआ था सेकंड, वो भी कब हुआ? वो भी मई में ही हुआ था, मई 1998 में, है ना, 1998 में। 99 में तो कारगिल वॉर हुआ था। 1998 में इसको किया गया और इस समय इसका जो थीम रखा गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप रहे दोनों देशों के बीच में, यूएस को लेकर और पाकिस्तान टेंशन लेकर, उस सब में क्या किया? इनने सपोर्ट किया। अब बात करते हैं कारगिल की। नेक्स्ट स्लाइड पर ऐड करता हूं ना, कारगिल, कारगिल वॉर। कारगिल वार स्टार्ट कब होता है? ये होता है 3 मई के लिए, 3 मई 1999 में, है ना, 1999 में ये स्टार्ट होता है और एंड कब होता है? 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई 1999 में ये समाप्त होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? हर साल 26 जुलाई को 99 को क्या सेलिब्रेट करते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में। है ना, याद रहेगा। कारगिल वॉर कब हुआ? स्टार्ट होता है यहां और एंड होता है यहां। स्टार्ट होता है वहां और एंड होता है यहां पर, ठीक है, याद रहेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेचर ऑफ टाइज की सी बात हम करते हैं, ठीक है। जो स्पेशल प्रिविलेज था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, वो 2000 में पूरा किया गया, 2010 में, 2010 में किया गया। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था 2000 सा, उसको अपलिपमेंट या उसको बढ़ाया गया। कहने का मतलब ये है कि 2000 वर्ष 2000 में जो हमारे आपसी सहयोग थे उसको 2010 में एक नया आयाम दिया गया और उनको बढ़ाया गया। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बढ़ाए गए, मतलब हर साल हम एनुअल समिट करेंगे भाई, और जो पार्लियामेंट्री और जो सेक्टरल ग्रुप्स होंगे उन पर भी बात करेंगे। और इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस भी बढ़ाया, क्योंकि पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, यूनिपोलर, क्योंकि पहले बाइपोलर ही था। लेकिन आपको पता होगा कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, यूएसएसआर जो था उसका क्या हो गया था? डिसॉल्व हो गया था, वो विघटन होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर क्या किया गया? इन्होंने सपोर्ट किया मल्टीपोलर के लिए, और सपोर्ट किया किसके लिए? यूएनएससी रिफॉर्म में किया, जिसमें इंडिया भी था, और कॉर्पोरेशन किया किसके साथ? ब्रिक्स के साथ, एससीओ के साथ, G20 और यूनाइटेड नेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर बात करते हैं रिसेंटली डेवलपमेंट्स की, तो हम देखते हैं दिसंबर 2023 का टाइमलाइन लेते हैं कि पुतिन क्या करते हैं? इंडिया विजिट करते हैं। जब इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगाया हुआ था, है ना, तो ये एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल मार्केट में कि भाई पुतिन किसके फ्रेंड हैं? इंडिया के। और इंडिया ने उनको ऑफर किया बुलाने के लिए, है ना, क्योंकि जब पूरा वेस्ट हम पर सैंक्शन लगा रहा था या फिर रशिया पर सैंक्शन लगा रहा था, तब हमने एक दूसरे का सहयोग किया और आगे बढ़े। इसके बाद इंडिया ने यूएस का हाई टैरिफ फेस किया। आपको पता ही होगा इस चीज से जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या हो गए? बौखला गए थे और इंडिया पे लगातार टैरिफ बढ़ाते जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक और ट्रेड इश्यूज को। इंडिया ने क्या काम किया? इंडिया ने इससे कहा रशिया से कि ठीक है, हम आपसे तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं, चाहे हम पर यूएसए कितना ही सैंक्शन क्यों ना लगा ले। और हमने इनको एक भरोसा दिया, कितना? कि हम 2030 तक लगातार 100 बिलियन डॉलर का टारगेट रखते हैं, है ना। क्या खरीदते रहेंगे? ऑयल परचेज करते रहेंगे, चाहे हम पर जो वेस्टर्न है, जो
वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने सैंक्शन लगाया। लेकिन ये कौन सा तेल था? ये डिस्काउंटेड प्राइस वाला ऑयल था कि हमने कह दिया कि सर हमको डिस्काउंट चाहिए, इन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल माइलस्टोन की बात करते हैं। हिस्टोरिकल माइलस्टोन में क्या है उन सब की बात करते हैं। जैसे 1971 में यूएसएसआर यूज्ड यूएनएससी वीटो 3 टाइम्स टू सपोर्ट इंडिया। मतलब जब तक इसका विघटन नहीं हुआ था, जो सोवियत संघ था यूएनएससी में इंडिया को 3 टाइम सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ यूएनएससी में इसको क्या है वीटो पावर मिला हुआ। P5 कंट्रीज है उनको देखना। कोल्ड वॉर में क्या हुआ? मेजर सोवियत मिलिट्री ट्रांसफर टू इंडिया। जब कोल्ड वॉर चला था तो जो सोवियत संघ की मिलिट्रीज थी वो सबको कहाँ भेज दिया गया? मेजरली इंडिया में भेज दिया गया, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और ईयर 2000 में जब हमारे विश्वास आपस में बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा था तो हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च किया कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे, दोस्तों से आगे भी कुछ हो जाते हैं। लेकिन यह विश्वास 2010 में हमने और बढ़ाया, जब हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को क्या किया? अपग्रेड किया और इसको नाम दे दिया हमने स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, है ना। कि अब आप दोस्त नहीं रहा बल्कि क्लोज फ्रेंड आपका हो गया। और उसके आगे 2019 में जो इंगेजमेंट रहा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और हमने कहा कि एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे? नेवर फर्स्ट या लुक ईस्ट पॉलिसी कर रहे थे, और हम इसकी तरफ चले गए एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी की तरफ। और 2022 के बाद जब सब लोग रशिया पर सैंक्शन लगा रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे, और यूएस भी इंडिया पर क्या कर रहा था? लगातार टैरिफ बढ़ाता जा रहा था, तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हमने कहा कि सर हम आपसे डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल खरीदेंगे। और एक ये डेटा है कि रशिया बिकम्स इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर थ्रू डिस्काउंटेड ऑयल। तो डिस्काउंटेड ऑयल के बाद भी जो प्राइस था वो डिस्काउंट करके दिया, फिर भी रशिया इंडिया को सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ था, है ना। क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी, मतलब रुपये की मतलब करेंसी की जरूरत थी, और हमने उनको ये दिया, तो सपोर्ट किया। तो दोस्त वही जो बुरे काम में साथ आपके अच्छे काम में भी साथ दे दे और बुरे काम में भी साथ दे दे, है ना। मतलब बुरे वक्त पर कहते हैं ना कि एक दोस्त आपके पास करण जैसा होना चाहिए कि आप गलत हैं आपके साथ लड़ जाएगा, और एक दोस्त आपके लिए एक कृष्ण जैसा भी होना चाहिए जो आपको सही गलत का बोध कराए कि नहीं बच्चा ये सही नहीं है भाई, ये गलत नहीं, ये गलत है, वो सही है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो अब बात करते हैं जो हाइलाइट्स रही हैं इसकी, है ना। जब पुतिन आए हैं तो आपने कल का देखा होगा, सुना होगा, कल टीवी पे आ रहा था, इनकी जो बातें हुई थी। इन्होंने कहा कि हम मीडिया कॉर्पोरेशन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? मीडिया का कॉर्पोरेशन बढ़ाते हैं। मीडिया का कॉर्पोरेशन कैसे? जो द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI और जो रशिया का न्यूज एजेंसी टास, दोनों ने साइन किया, है ना। कौन सा? एक तो टास ने और एक PTI, ये इंडिया का और ये रशिया का, दोनों ने साइन किया न्यूज पैक्ट के लिए कि हम आपस में अपनी न्यूज को शेयर करेंगे अगर कभी जरूरत पड़ती है तब। और उसके बाद नेक्स्ट की करते हैं बात, नेक्स्ट हाईलाइट क्या है कि पुतिन को गॉड ऑफ ऑनर, है ना, गॉड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति भवन पर। अब बात करते हैं गॉड ऑफ ऑनर की, तो ये ट्राई सर्विस गार्ड है, गार्ड ऑफ ऑनर है जो दिया जाता है एडॉक इन्फेंट्री कंपनी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, है ना। कब दिया जाता है? इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा, जिसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? ये क्या करता है? प्रोवाइडिंग गार्ड्स ऑफ ऑनर फॉर हाई रैंकिंग इंडियन एंड फॉरेन ऑफिसर्स, कि जो हाई रैंक के इंडिया के हैं या फिर इंडिया के जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उनको ये गार्ड्स दिया जाता है। ये कंपनी जब देश आज़ाद हुआ था, मतलब यूनाइटेड किंगडम्स के कॉलोनियल से बाहर निकला था, ईयर था 1947, 15 अगस्त 1947। उसके कुछ दिन बाद हमने इस कंपनी को क्या किया था? सेटअप किया था या क्रिएट किया था। कंपनी कौन सी है? एडॉक इन्फेंट्री कंपनी ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और हाइलाइट्स इसकी, इस पेज को हटा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं ना।
चलो एक और हाइलाइट्स। पीएम मोदी ने क्या किया, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनको क्या कर दिया, एक भगवत गीता भेंट की है जो रशियन लैंग्वेज में है, जो किसमें है, ट्रांसलेट किया गया है रशियन लैंग्वेज में। और उसके आइस्कॉन फाउंडर श्रीला प्रभुपदा टाइटल्स भगवत गीता है ना, ये उनको क्या कर दिया, ये उनको दिया गया है। इसके बाद करते हैं आगे। तो याद रखना भगवत गीता दी गई है, न्यूज़पेक्ट किए गए हैं, ऑनर ऑफ गार्ड का टाइटल दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं 2015 के बाद 2025 विजिट हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रिलॉस किया गया है ना, रिलॉस किया गया। रिलॉस की बात करते हैं आगे, रिलॉस की बात करते हैं। रिलॉस की फुल फॉर्म क्या है, रशिया अप्रूव्स रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, जो मिलिट्री बेसिस आपस में यूज करेंगे, पोर्ट्स आपस में यूज करेंगे, एयरफील्ड्स आपस में यूज करेंगे। एयरफील्ड्स को उसको रिफ्यूलिंग करना हो या रिपेयर करना हो या सप्लाई करनी हो, ब्रीथिंग करनी हो, मेंटेनेंस करनी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पर ट्रेड्स सब यहाँ पर ये किए जाएंगे, ठीक। और रेलोस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। रेलोस का ऑब्जेक्टिव्स है कि जो रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एक्सेस प्रोवाइड कराना, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जितने भी आर्मर एमिशंस हैं ज़्यादातर रशिया से खरीदते हैं, और रशिया के आर्मर एमिशंस की जो हथियार होते हैं उनकी एक खूबसूरती ये होती है कि उनको आप 10 साल बाद भी उठाकर चलाएंगे तो फटाक से चलेगा, है ना। मतलब उनको मेंटेनेंस करना आसान होता है, उनको मेंटेन करना आसान होता है, मेंटेनेंस चार्ज कम होता है एज कंपेयर टू यूएस। अगर यूएस से हथियार लाएंगे तो दिखने में छोटा लग सकता है ना, लेकिन उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा, जबकि AK-47 को आप वाटर के भीतर भी चला सकते हैं। बात करते हैं आप नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि स्ट्रॉन्गर डिफेंस कोऑपरेशन एंड स्मूथ जॉइंट एक्सरसाइजेस। उसके बाद जो फास्टर एंड चीपर लॉन्ग रेंज डेवलपमेंट स्टार्ट करना है, और बेटर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR रिलीफ, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन करना है। ये सारी चीजें यहां पर की गई है, टिक है ना, ये सारी चीजें यहां पर की गई हैं। ये सारी चीजें यहां पर की गई हैं। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 किया गया है, 2025 किया गया ग्लोबल लीडर समिट। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, ठीक है। ये हुआ कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में स्टार्ट किया गया। और ये क्या, कन्वेंस ऑफ द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025। अब बात करिए कि जो उड़ीसा है उसका जो कैपिटल है वो क्या है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर में, कैपिटल कहां है उसका, भुवनेश्वर में। और इनके सीएम कौन है, सीएम है मोहन चरण मांझी, है ना, मोहन चरण मांझी है। ये समिट की जो थीम है, इस समिट की थीम को याद रखना, पावरिंग इंडिया, सफिशिएंसी, बैलेंस, इनोवेशन। तो ये पूरी थीम आपको याद रखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। पार्टिसिपेट्स, इसमें कौन किसने पार्टिसिपेंट्स कहा, इसमें यूनियन मिनिस्टर्स ने किया और स्टेट के एनर्जी मिनिस्टर ने किया, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी किया, और जो इंडस्ट्री के लीडर हैं, है ना। तो यहां पर ये कोलैबोरेशन था किस किस के बीच में, यूनियन एनर्जी मिनिस्टर के बीच में, स्टेट एनर्जी मिनिस्टर के बीच में, और पॉलिसी मेकर्स के बीच में, और जो इंडस्ट्री लीडर्स थे उन सब के बीच में क्या था, ये कॉर्पोरेशन था। उन सब के बीच में क्या था एस्पायरेंट्स, ये कॉर्पोरेशन बना हुआ था। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया, उन्होंने क्या किया, एक एसोर्ड किया कि जो सितंबर 13 है 13 है, 13 सितंबर को हम क्या करेंगे, वुमेन एम्प्लॉयमेंट या वुमेन एम्प्लॉयज डे के रूप में
सेलिब्रेट करेंगे ईच एंड एवरी ईयर। तो याद रखना, नया डे हो जाएगा आपके लिए 13 सितंबर वुमेन एम्प्लॉयज डे के रूप में। फिर उसके बाद करते हैं कि आइए, केम्पगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू गेट मोबिलिटी असिस्ट टू इनेबल द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ पैसेंजर विद रिड्यूस मोबिलिटी। मतलब अगर कोई पीएच कैटेगरी में आता है या कोई ओल्ड एज पर्सन है तो आप क्या कर सकते हैं, KIA पर डायरेक्ट उसको मोबाइल असिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें आपको उसको व्हील चेयर के द्वारा पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट कहां पर, बोर्डिंग तक, या डिप्लानिंग कर सकते हैं, वहां से वापस ला सकते हैं, या इंटर टर्मिनल मूवमेंट कर सकते हैं कि आपका टर्मिनल, मानो आप 1 नंबर के टर्मिनल पर पहुंच गए और आपको 2 नंबर के टर्मिनल पर जाना, तो आप थ्रू ऐसे ही जाते हैं, फ्रीली जा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। जो महाराष्ट्र है उसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या कर दिया है, बनाया है। उनकी एक स्कीम है मेघलतायला सौर कृषि पंप, और इस स्कीम के तहत एक सिंगल मंथ में इन्होंने 911 क्या लगा दिए हैं, सोलर एग्रीकल्चर पंप लगा दिए हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। आगे बढ़ते हैं। स्कीम का याद रखना, मेघलतायला सौर कृषि पंप, और 1 महीने में ही एक टारगेट बना दिया 45,911 सोलर पंप लगाने का। उसके बाद बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक ऑर्गेनाइज किया है कार्नाटिक म्यूजिक फेस्टिवल, है ना, कृष्णवाणी संगीत नीरजम 2025 विजयवाड़ा में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये 6 और 7 दिसंबर को कराया जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी, और इसको सपोर्ट किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, इसकी थीम क्या है, थीम आपको याद रखना है, थीम है इसकी सेलिब्रेटिंग द रिचनेस ऑफ तेलुगु म्यूजिक्स एंड ट्रेडिशंस, तेलुगु म्यूजिक्स एंड ट्रेडिशंस। आगे बात करते हैं, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने रिलीज किया है 6 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर को, है ना, वल्चर्स को, गिद्धों को, कहां पर, असम में। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के संरक्षण के बाद BNHS ने जो 6 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर हैं उनको रिलीज किया है। अब बात करते हैं वल्चर की। एक होता है सिलेंडर विल्ड वल्चर, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्स टेनोरिसिस, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वंस वाइप स्प्रेड है, नाउ इन फ्रेगमेंटेड कंडीशंस में दिखता है। इसका हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं एस्पेरेंट्स, तो ये मेनली देखने को मिलता है गैंगेटिक प्लेन्स में, है ना, जहां पर भी आपको इस तरह की स्पीसीज दिखेंगी उनको आपको देखना है कि उनका IUCN स्टेटस क्या है, रेड लिस्ट कौन सी है, और जो दूसरे एक्ट है, मतलब उनका जो हैबिटेट है वो कहाँ है और वो उनकी क्या पहचान है। एक तो गैंगेटिक प्लेन्स में पाए जाते हैं, ये असम में भी देख ले जाते हैं, ये नॉर्थ बांग्लादेश में भी देखे जाते हैं, साउथ नेपाल में भी मिलते हैं, म्यांमार में भी और कंबोडिया में भी। यहाँ पर इनका हैबिटेट है जो नेचुरल हैबिटेट है। अब देखते हैं IUCN का इनका स्टेटस, तो IUCN का इनका स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। आपको एक होमवर्क मैं देता हूं कि IUCN में कुछ अलग अलग लिस्ट या कुछ अलग अलग स्टेटस दिए हुए हैं, जैसे वल्नरेबल, है ना, वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड, ठीक, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये आपको देखना है कि कैसे कैसे ये स्टेटस इसको कैसे कैसे दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के वल्चर की, व्हाइट रैम्प्ड वल्चर, जिसको क्या बोलते हैं, जिप्स बेलेंजिसिस। इसका मीडियम साइज होता है और एशियन वल्चर है, ठीक है, और वन ऑफ द फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग वर्ड्स है एशिया का, है ना, वन ऑफ द फर्स्ट डिक्लाइनिंग वर्ड्स है इंडिया का। इसका हैबिटेट की हम बात करते हैं तो ये दिखता सिटीज में दिख जाता है जी, विलेज में दिख जाता है, प्लेन्स में दिख जाता है, ओपन फील्ड्स में दिख जाता है, नेस्ट ऑन लार्ज ट्रीज पर दिख जाता है।
और IUCN के इसके स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखता है ड्यू टू डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग। डाइक्लोफेनेक एक पॉइजनिंग है जो लगातार पशुओं में लगाया जाता है, जिसके कारण पशुओं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब पशुओं की डेथ होती है तो ये गिद्ध क्या करते हैं, ये वल्चर उसको खाते हैं, जिसके कारण जो इनकी सांस की जो ये होता है घोंघा टाइप का, ये सांस यहाँ पर बन जाता है, जिसके कारण इनकी सांस दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इसके आगे। एक ऑक्सफोर्ड आपने देखा ही होगा, है ना, ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया है। उस वर्ड का नाम क्या है, शब्द का रेगबेट। रेगबेट क्या है, ये रिफर्स करता है ऑनलाइन कंटेंट पर्पसली क्रिएटेड टू प्रोवोक एंगर, है ना, कि ऑनलाइन कंटेंट अगर लाया जाए एंगर के लिए या आउटरेज या फ्रस्ट्रेशन, मेनली टू अट्रैक्ट अटेंशन, या फिर कमेंट्स, या तो फिर शेयर्स, या तो फिर ट्रैफिक, ये सारी चीजें याद रखना। वर्ड कौन सा है, रेगवेट, आपको याद रखना है, जिसका मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन कंटेंट डालना जिसका पर्पस क्या हो, किसी को प्रोवोक करना, एंगर करना या फ्रस्ट्रेशन करना उसको, या मेनली क्या करने के लिए, अपनी साइड में अटेंशन लाने के लिए या कमेंट्स लाने के लिए। आगे की बात करते हैं। सुनील नारायण बिकम द थर्ड क्रिकेटर्स टू टेक 600 रन इन T20, है ना। उसके बाद कौन से हैं, डायने ब्रावो 631 बनाए हैं और राशिद खान 681 बनाए हैं। ठीक है, तो पहले पे कौन है, डायने ब्रावो, और दूसरे पे राशिद खान। इन्होंने कितने बनाए हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी, एक बार इसको इरेज करता हूं। पहले पे राशिद खान, इन्होंने 681 बनाए हैं अभी तक। दूसरे पे ब्रावो 631 T20 में, और तीसरे पे जो बताए हैं अभी सुनील 600 इन्होंने बना दी है। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और आज का लास्ट भी ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे हम एक स्टार्ट किए हैं, ये आपको बताना है कि जो जो 2026 में मेंस का T20 होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप, वो किस किस के बीच में जॉइंटली होस्टेड किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल मैं जब आऊंगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं जवाब, है ना। सोर्स आप ओपन ले सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी जब स्टार्ट किए हैं तो आगे क्वेश्चन की झलक आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया और क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए प्लीज, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।